गांडे में आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने नामांकन कर दिया है। राजनीति में उनकी एंट्री हो गई है। हालांकि उनकी इस एंट्री के लिए धरातल तो तैयार पूर्व मुख्यमंत्री साहब दिसंबर महीने से ही कर रहे थे। जैसे ही 31 दिसंबर को सरफराज अहमद का अचानक इस्तीफा आता है, वैसे ही यह समझ में आ जाता है कि गांडे सीट पर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, तमाम कयास लगाए जाते हैं कि यह भी संभव है कि हेमंत सोरेन पे कार्रवाई हो तो हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाएं गांडे से। लेकिन हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सार्वजनिक कर दिया था कि मेरी पत्नी का दूर दूर तक राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी पत्नी के राजनीति में आने के कोई संभावना नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि अपने आप गांडे की सीट पर कल्पना सोरेन को नामांकन करना पड़ता है। 31 दिसंबर को सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 31 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में झामुमो बार बार यह कहता रहा कि विकल्प के तौर पर गांडे की सीट को रखा गया है। आखिर वो विकल्प किस लिए तैयार किया गया था? झामुमो निर्वाचन आयोग से मांगा, झामुमो ने अनुमति मांगी कि वहां पर उपचुनाव कराए जाएं, लेकिन वो टलता गया और जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो साथ में गांडे में उपचुनाव की घोषणा हो गई। लेकिन यह पिक्चर साफ नहीं हो पाया कि आखिर गांडे को किस विकल्प के लिए तैयार किया गया था। अगर विकल्प शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का था तो अगर पहले घोषणा हो जाती तो यह संभव था। लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ जब चुनाव होंगे, 20 मई को गांडे में चुनाव होंगे, तो उसके बाद क्या शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन संभव है? पहले आपको दिखाते हैं गांडे में आज कल्पना सोरेन के नामांकन के वक्त तमाम सोरेन परिवार, गुरुजी शिबू सोरेन अस्वस्थ होने के बावजूद इस उम्र में मंच पर मौजूद थे। बसंत सोरेन मौजूद थे, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मौजूद थे, आलमगीर आलम साहब मौजूद थे, तमाम बड़े नेता फिजुल अंसारी साहब मौजूद थे। तमाम बड़े नेता, बड़े कद के नेता, एनडीआईए के राज्य सत्ता की कमान संभालने वाले लोग गांडे में मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। गांडे उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन ने भरा पर्चा। गांडे में इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी पर इंडी गठबंधन का हल्ला बोल। गांडे उपचुनाव के लिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को नामांकन किया। कल्पना के नामांकन में इंडी गठबंधन ने एकजुटता दिखाई। सीएम चंपाई सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, बादल पत्र लेख समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि चाहे गांडे हो या झारखंड हो या भारत, इंडी गठबंधन हर जगह मजबूती से खड़ा है। इंडिया गठबंधन का नाम से यह बता सकते हैं इंडिया भारत गठबंधन है, तो पूरी मजबूती के साथ हम यहाँ पे भी खड़े हैं, झारखंड राज्य में भी खड़े हैं और देश में भी अनेक कोने में लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। नामांकन के बाद कल्पना सोरेन पूरे आत्मविश्वास में नजर आई। जनसभा के मंच पर पहुंची तो अपने से बड़े लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। परिवार और गठबंधन एकजुट नजर आया। जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन बार बार हम ये कहेंगे कि हमारा समाज पिछड़ा है, इस पिछड़े समाज को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसको सोचते हैं। ये कुछ दिन के भीतर में देश का प्रधानमंत्री आएगा ये झारखंड प्रदेश में। ये आदिवासी बोलने का हक नहीं है, इसलिए सरना धर्म कोड राजभवन में रुक के रखा है। कभी इसीलिए आदिवासी लोग सावधान हुए, बहुत झूठ का बात बोलने के लिए आ रहा। हमारा पिछड़ा वर्ग का हम लोग विधानसभा में पास करके हम लोग भेज दिया राजभवन को। ये सारा पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण मिले। ये कौन घटाया था 27% से? भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड राज्य अलग होने के बाद उन्हीं लोग 27 से 14 करने का काम किया है। इसलिए तमाम आप लोग सावधान रहिएगा, कावे में मत आइएगा, करारा जवाब दीजिएगा। आपके अपने हक की लड़ाई है और जिसने काम किया है आप उसको वोट करिए। इसलिए हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सारे लोग मान्यगण यहाँ बैठे हैं, आप सभी को इंडिया गठबंधन को जिताना है। जितना इल्जाम देना है सारा कबूल करते हैं हम लोग, किसी से इनकार नहीं है। वो इसलिए कबूल है
क्योंकि हम आदिवासी हैं। हम चोर हैं क्योंकि हम आदिवासी हैं। हम मूलवासी हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। वही धनबाद का ढुल्लू मातो को बीजेपी टिकट देता है तो महाराज है। वो दूध का धुला है और हेमंत सोरेन चोर है। उधर बीजेपी ने कल्पना सोरेन के नामांकन पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि राजा की महारानी को चुनाव लड़वाने के लिए एक विधायक से इस्तीफा ले लिया गया। लोकतंत्र में वंशवाद और परिवारवाद का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। झारखंड की राजनीति में आना ये वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जिस तरह से एक 5 साल के लिए निर्वाचित विधायक को जबरदस्ती प्रलोभन देकर के सीट खाली किया गया, सिर्फ इसलिए कि एक राजा की महारानी को वहां से चुनाव लड़ा करके उनके राजनीतिक भविष्य को ठीक किया जाए, इससे ज़्यादा लोकतंत्र का उपहास नहीं हो सकता है। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद गांडे में उपचुनाव हो रहा है। यहाँ 20 मई को मतदान होना है। कल्पना सोरेन की टक्कर बीजेपी के राजेश कुमार वर्मा से है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत और रांची से राजेश की रिपोर्ट। जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। आपने एक पिक्चर देखी होगी राजनीति, उसकी उसका उस मूवी का डायलॉग है, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, चलते हैं झामुमो के पास, अरविंदर सिंह देओल उस भट्टर साहब के पास चलते हैं। भट्टर साहब, गांडे की सीट को विकल्प के लिए आप लोगों ने काफी पहले तैयार किया था। परिस्थितियों का अनुमान आकलन आप लोग लगा चुके थे, इसलिए विकल्प के रूप में गांडे की सीट को तैयार किया था। जनरल सीट है गांडे, सामान्य सीट है। तमाम कयास लगाया गया कि ये हेमंत सोरेन के लिए भी खाली किया जा सकता है, ताकि अवैध खनन वाले मामले में कहीं गवर्नर का लिफाफा न खुल जाए। लेकिन गवर्नर का लिफाफा नहीं खुला, हेमंत सोरेन को उस कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरी ये परिस्थिति थी कि अगर हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई होती है तो कल्पना सोरेन उस सीट से चुनाव लड़कर राज्य सत्ता की कमान संभाल सकती है। विकल्प खुला था, लेकिन विकल्प का उपयोग करते करते लगता है देर हो गई। बट सर नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जब वहाँ पर इलेक्शन के लिए जेएमएम ने रिक्वेस्ट किया था ईसीआई को, तो किसी के मुझे लगता है कि इशारे का इंतजार कर रहा था। उन्होंने उस समय कह दिया नहीं होता, और बीजेपी भी बड़े जोर शोर से ईसीआई के पास गई कि इलेक्शन तो हो नहीं सकता है बॉस। बट जब हरियाणा का कराना पड़ा, इनकी मजबूरी थी, तो साथ साथ डिफैक्टो में झारखंड का भी अनाउंस हो गया। और ये बात सही है कि आज कल्पना जी ने उस पर नॉमिनेशन किया है, क्योंकि हेमंत जी नहीं है। मतलब होते तो हेमंत जी लड़ जाते क्या वहाँ? नहीं, हेमंत जी अगर हेमंत जी बाहर होते तो और कोई कैंडिडेट लड़ता। दोनों परिवार से कोई मतलब नहीं है। ये तो देखिए, कल्पना सोरेन को राजनीति में आने का क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने वो तो गृहिणी थी, घर की दहलीज लांघकर घर की दहलीज लांघने का मजबूरी है ना, क्योंकि इतना उत्पीड़न किया गया किसी का को मजबूरी में उसको, जैसे पुराने जमाने में होता है ना, मजबूरी में हथियार उठाने पड़े, तो मजबूरी में पॉलिटिक्स में आना पड़ा उनको। और जहां तक बात है कल्पना जी की, तो मुझे 2 मिनट देखिए, बीच में टोकिएगा मत। देखिए, पुराने जमाने से जब तक कल्पना का इंग्लिश में इमेजिनेशन कहते हैं, और अगर लोगों में कल्पना नहीं होती तो कोई भी आविष्कार नहीं होता। किसी ने कल्पना की होगी कि आदमी आसमान में भी उड़ सकता है, तब हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। किसी ने कल्पना की होगी कि हम एक दूसरे से बिना आमने सामने होकर भी बात कर सकते हैं, तो फोन का आविष्कार हुआ। तो कल्पना ही लोगों को उम्मीद देती है, और इसी तरह ये कल्पना जो आज गांडे के खड़ी हुई है, झारखंड के जनता को उम्मीद देने के लिए खड़ी हुई है कि हम द्वेष की राजनीति से दूर, हम प्यार मोहब्बत की वो पुरानी दिनों में ले जाने के लिए झारखंड को और जेएमएम पार्टी की एक महत्वपूर्ण अंग बन के। और दूसरी बात आप जरूर पूछेंगे कि आपका फेवरेट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री अभी चंपई सोरेन हैं और आगे भी रहेंगे। मैं नेतृत्व पे तो जा ही नहीं रहा। आप आएंगे, मुझे पता है ना। मैं तो प्यार मोहब्बत में ही रुक गया। अरे प्यार मोहब्बत, चमरा लिंडा रोबिन हेम्ब्रम का प्यार मोहब्बत देख रहा हूँ और कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कैसा प्यार मोहब्बत है। अरे देखिए, आप
दिक्कत यही है ना चलिए, हाँ दिक्कत बहुत है, आप लोगों को दिक्कत एक्चुअली हम लोगों को दिक्कत नहीं है, तौसीफ साहब हम लोगों को तो क्लियर है सब कुछ। बसंत सोरेन और आज जिसको क्लियर, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, हम एक दूसरे को समझाने लगे हैं, पर जिस जनता को हमने समझाना है उसको समझ आ चुका है। आप स्टूडियो आते ही जनता को समझाने के लिए बटर नहीं तो दिक्कत है, जनता समझ आती है, आप लोग नहीं समझते हैं। बटर साहब, हमारा मंच जनता के लिए है और आप यहाँ पर हम सादा वही आमंत्रित बोलते हैं कि अरे बटर साहब मेरी बारे में ना बोले, आप अपनी बारी में भी 2 मिनट चुप करा देते हैं। आप अपनी बारी में भी 2 मिनट चुप करा देते हैं। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि आप लोग नहीं मानते, जनता तो मानी जाती है। बटर साहब, हमने जो मंच तैयार किया है वो जनता के लिए ही तैयार किया है, जनता के सहयोग से ही तैयार किया है। और ये मंच ही हो कि आप लोग जनता ही चला रही है। हमको संवाद करने के लिए हम एक साथ जनता से संवाद कर सकते हैं, बट कहीं कहीं आप लोग को समझाना मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पैमाने अलग होते हैं जी, और जनता कई बार जनता जो है कई खेमों में डाइवर्ट होती है। जनता आपके साथ भी है, जनता भाजपा के साथ भी है, जनता कांग्रेस के साथ भी है, जनता चमरा लिंडा के साथ भी है, जनता सुखदेव भगत के साथ एकदम। तो ये अलग मुद्दा है। जनता लोविन हेम्ब्रम के साथ भी होगी, जनता विजय हांसदा के साथ भी है। तौसीफ साहब, सवाल मैं भूल गया, ये बटर साहब की जो चर्चाएं होती हैं, नहीं मैं पुराने सवालों पे नहीं जा रहा। गांडे की चर्चा अगर कर रहे हैं हम लोग, गांडे में आज आलमगीर आलम साहब भी मौजूद रहे, तमाम आज बसंत सोरेन भी नजर आए वहां पर। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें, आपके जो एकदम सॉफ्ट सीटेड है, सॉफ्ट सीट हैं जो आपके, या खूंटी की बात करें, कम वोटों से हार हुई थी, लोहरदगा की बात करें, कहीं बसंत सोरेन साहब नहीं दिखे थे, जबकि अच्छा गढ़ माना जाता है। बसंत सोरेन एक चेहरा है, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन जरूर नेतृत्व संभाल रही है। कांग्रेस हर जगह जेएमएम के साथ खड़ा दिखता है, लेकिन जेएमएम चंपाई सोरेन साहब को अगर थोड़ा सा अलग कर दें, अलग तो कर नहीं सकते, सीएम है, राज्य के मुखिया हैं, लेकिन वो किसी पार्टी के नहीं, वो हम सब के मुख्यमंत्री हैं। वो केवल झामुमो के नहीं रहे, मुख्यमंत्री का पद संभालते के साथ वो सबके हो गए। राजनीति है, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े चेहरे कांग्रेस के नामांकन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? देखिए, जब मुख्यमंत्री ही शामिल है तो फिर तो ये मैसेज चला गया कि मुख्यमंत्री शामिल है, एक चीज। दूसरी चीज कि बहुत सारे नेता हैं, सभी को अपना अपना काम होता है, और जहाँ पे जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। आज जहाँ पे इनकी ज़रूरत महसूस हुई, ये फ्री हुए होंगे अपने कामों से, बहुत तरह का काम रहता है सभी का अपना। तो इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि वो नाराज़ हैं, ये नहीं जा सके। बहुत सारे लोग गए हैं, ऐसा नहीं है, कई जगह पे लोग जाते हैं। 2-3 सवाल अभी आया है आपके सवाल से पहले, 2-3 सवाल अभी भारतीय जनता पार्टी के वो परिवारवाद के बारे में बात कर रहे थे। परिवारवाद के ऊपर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, और राज्य की जनता को भी जानना चाहिए कि परिवारवाद केवल सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम या दूसरी पार्टियों में है, भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं। तो मैं ज़रा बताना चाहता हूँ, अमित शाह के लड़के जय शाह, जिनको बल्ला पकड़ने नहीं आता, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, एक। दूसरा, ठाकुर प्रसाद जी जनसंघ के नेता हुआ करते थे, उनके लड़के हैं रविशंकर प्रसाद, जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लड़के हैं। पीयूष गोयल, जो वेद प्रकाश गोयल के लड़के हैं, जो वाजपेयी जी के कैबिनेट में वो मंत्री हुआ करते थे। राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, वो अभी विधायक हैं। रीता बगोना जोशी, विजय बगुना जोशी की लड़की है। नहीं है मेरे पास, नहीं तो ये कहने का मतलब ये है, मैं वसुंधरा राजे सिंधिया, नहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह है, ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी हैं। ज्योति राजे सिंधिया, माधव राव सिंधिया के लड़के हैं। देखिए सब पार्टी में, कहने का मतलब ये, मेरा जवाब इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी परिवारवाद की जो डिफिनेशन दी और नाम बताया, तो इसका जवाब देना जरूरी है। दूसरी चीज, ये जो प्रतुल साहदेव जी ने जो कहा, उसका भी मैं जवाब देता चलूं। आपने 2014 से लगातार 2024 तक जो भाषण दिया, जुमलेबाजी किया, जो भी बातें कही, जिस मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा, वो मुद्दा वाकई पूरा नहीं हुआ। आप तो जोड़ा दिया क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन सच्चाई ये है कि महंगाई को आपने कम नहीं किया, बेरोजगारी को दूर नहीं किया। आपने काला धन लाने की बात कही थी, काला धन नहीं लाए। आपने ये भी कहा था कि देश की जनता के खाते में 15-15 लाख देंगे, वो भी आप नहीं दिए। जीएसटी आपने लाया, जिससे मिडिल क्लास के जो भी बिजनेसमैन थे, उनकी जो परेशानियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है, उसमें भी आप नाकामयाब रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉकडाउन के दरमियान जब भारतीय जनता पार्टी घूम घूम करके प्रचार कर रही थी, और उस दौरान हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि आप
अब ये प्रोग्राम ना करें जो नमस्ते ट्रंप करा रहे हैं, और इंटरनेशनल डेलीगेट्स आएगा तो उससे कोरोना फैलेगा। आप इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद करिए, लेकिन आप नहीं बंद किया। नमस्ते ट्रंप करा करके कोरोना पूरे देश में फैलाया, और जो कोरोना से बुरा हाल इस देश का हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारी सरकार, जो राज्य की सरकार थी, अपने राज्य के जो भी लोग काम करने के लिए बाहर गए थे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जैसे भी हो, सभी को हमने हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से, जैसे भी लाना हुआ उनको अपने घरों तक पहुंचाया। आप वहां पे भी फेल रहे। किसान आंदोलन जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा, 14 महीने तक किसान आंदोलन चला और 700 से ज्यादा लोग उसमें मरे, तो ये भी इनका योगदान है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का योगदान है। महिला पहलवानों ने जिस तरह से आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके ही बैठाए हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक जी लगातार बयान दे रहे हैं और सच बता रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। इस पे और आगे बढ़ेंगे तो सब शायद आप लंबा चला जाएगा, लेकिन इस पे भी आप फेल रहे। मणिपुर जलता रहा, ये सब इनकी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की। मणिपुर जलता रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखदर्शक बनकर के देखते रहे, वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुखदर्शक बनकर देखती रही, लेकिन एक शब्द उस पे ना पीएम बोले और ना ही सीएम उसमें जाकर के बोले। और ये जितना 2014 से लेकर अभी तक जितना भी इन्होंने काम किया है, जो भी सारी चीजें की है, वो अडानी और अंबानी के लिए किया है, राज्य और देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। और ये कहते हैं मैं देखिए इसी में मैं बोलता हूं, मैं आपको क्यों रोकता हूं? आपको मैंने 4 से 5 मिनट बोलने दिया, आप 4 से 5 मिनट आपने बोला, दूसरों का भी वक्त। और आप जब मेरी तौसीफ जी, आप किसके सवाल का जवाब दे रहे हैं? आप क्या मैंने आपसे सवाल पूछा? आरोप प्रत्यारोप से मैं बार बार अपने अतिथियों से आग्रह करता हूं कि आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आरोप प्रत्यारोप की लिस्ट मत निकालिए, लंबी फेहरिस्त है। आप 20 गिनाएंगे, भाजपा 30 गिनाएगी, जेएमएम 50 गिनाएगी, यह सिलसिला चलता रहेगा, दर्शक छले जाते रहेंगे, जनता छली जाती रहेगी, जैसा हमेशा होता आया है कि राजनीतिक दलों से विश्वास उठता जा रहा है जनता का। लोग वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, खींच कर बाहर लाना पड़ रहा है, कई तरह के कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं, जन जागरूकता करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग वोट नहीं देना चाहते, नोटा का विकल्प लाया जाता है। इसी आरोप प्रत्यारोप के चलते जनता ने अपने आप को किनारे कर लिया है राजनीतिक दलों से। आप लाख बोलें टेलीविजन पर, लाख जाके जनता के बीच बोलें, भीड़ जमा करना और चुनाव जीतना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। प्रतुल शाहदेव जी गांडे की चर्चा पर थे, दिलीप वर्मा को आपने टिकट दिया। आजसू पिछली बार, जहां तक मेरी यादाश्त है, मुझे लग रहा है कि आजसू दूसरे स्थान पर रही थी वहां पर। निश्चित तौर पर आज सुदेश महतो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये अवसर गांडे के विधानसभा चुनाव, उपचुनाव के लिए आजसू को मिलना चाहिए था? प्रतुल जी, विधानसभा पे आने से पहले 1-1.5 मिनट मुझे भी थे। कोविड की जो लहर की बात होती है ना, तो पोलियो की वैक्सीन को बनाने में दशकों लग गए, मिज़ल्स की वैक्सीन को बनाने में पता नहीं 20-1 साल लग गया, लेकिन कोवैक्सीन जो पहली स्वदेशी वैक्सीन थी वो रिकॉर्ड 10 महीने में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तैयार किया। उस समय था कि 140 करोड़ आबादी है साहब, देश में लोग कीड़े मकोड़े की तरह मरेंगे और देश फिर कोविड से दोबारा नहीं उठ पाएगा। लेकिन देश वापस कोविड के बाद भी खड़ा हुआ और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये दुनिया में ग्रोइंग इकोनॉमीज में हमारा जो आज का ग्रोथ रेट है वो ब्रिटेन और इंग्लैंड, माफ़ कीजिएगा, और अमेरिका से भी बेहतर है, और ये इंटरनेशनल आंकड़े हैं। देखिए, अब आते हैं हमारी सरकार में। वंशवाद किसे कहते हैं? वंशवाद उसे कहते हैं जिस तरीके से बिहार में एक ही परिवार का 11-12 जो टॉप पद है उस पे कब्जा है। और वंशवाद उसे कहते हैं जहां मोतीलाल नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक पता नहीं 70-80 वर्षों तक एक ही परिवार ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन किया है। वंशवाद उसे कहते हैं जब शिबू सोरेन जी से जिसकी शुरुआत हुई थी, वो हेमंत सोरेन हो, बसंत सोरेन हो, तमाम जितने, अब तो कल्पना मैडम भी चुनाव में आ रही हैं, इनकी बहन अंजलि जी उड़ीसा जेएमएम की अध्यक्ष है, तो तमाम एक ही परिवार में जब सारा पॉलिटिक्स और पावर जब सेंटर्ड होता है तो उसे वंशवाद कहते हैं। हमारे जो इन्होंने, मैं 1-2 बस उदाहरण दे के आ जाता हूँ, गांडे पे पंकज सिंह का बात किया। पंकज सिंह 17 वर्षों तक युवा मोर्चा में महामंत्री थे, कार्यकर्ता से शुरू की थी, उसके बाद चुनाव लड़े। हमारे यहाँ अगर किसी पिता का पुत्र चुनाव लड़ा है तो उसने पार्टी में अपना योगदान दिया। हमारे पार्टी में किसी एक व्यक्ति के ही पूरे कुनबे का वर्चस्व नहीं होता।
गांधी विधानसभा चुनाव पे लौटकर देखिए, इनकी बार पिछली बार तथाकथित लहर थी, उस लहर में भी अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। सिर्फ 7,500 वोटों से ये पिछले बार जीते थे। और अगर एनडीए के वोट को देखें, हालांकि हम और आजसू अलग अलग लड़े थे, दूसरे स्थान पर आजसू थी, तीसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे बीजेपी थी जी। तो हमारे दोनों को वोटों को अगर जोड़ ले तो 63 वोट हम आगे थे। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट एक है कि जो अर्जुन बैठा, सुनील कुमार यादव, कर्मिला टुड्डू और दिलीप कुमार वर्मा के वोटों को जोड़ ले, जो हमारे अतिरिक्त वोट आए हैं, 43,000 वोट ऐसे थे जिसने विनिंग कैंडिडेट को नहीं दिया। एक इन्होंने कहा था ना कि हमारी लहर थी, तो इस तथाकथित लहर में भी इनके खिलाफ हमारे 56,000 वोट को छोड़ दे 43,000 वोट और थे जो इनके विरोध में पड़े, क्योंकि अगर इनके फेवर में पड़ने होते तो पड़ गए होते। तो ये जो कहते हैं कि कल्पना सोरेन जी बड़ी कंफर्टेबल है, कौन सी कंफर्टेबल है? आपकी तो तथाकथित लहर में बड़े मुश्किल से हाफते वो सीट को आप जीते थे, और इस बार तो 4 वर्षों का कुशासन जो इन्होंने कहा ना, कल्पना की उड़ान, तो कभी झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता ने नहीं सोचा था 70,000 करोड़ का घपला घोटाला होगा, बेरोजगारों को चला जाएगा। बस रैप अप कर रहा हूं, बेरोजगारों को चला जाएगा, महिला उत्पीड़न की संख्या 6,000 पार कर जाएगी, किसानों को पहले कहा गया 2 लाख का ऋण माफी होगा, उसको कभी 50,000 का क्राइटेरिया लगा दिया। बहुत कमी है, सिर्फ 10 सेकंड 5 मिनट मैंने सुना भी अब नहीं है बटर जी। बस खाली एक लाइन में मुझे परमिशन दे, तो गांडे विधानसभा के चुनाव को भी अगर काउंट करें तो 15-0 के साथ हम इस बार 4 जून को रिजल्ट देंगे, और प्रदेश की जनता ने ठान लिया है। चलिए बटर जी, आंकड़ों का जो हेरा फेरी बीजेपी कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। कितनी अच्छे से इन्होंने गिना दिया, इस 2 इनके कैंडिडेट बीजेपी और आजसू, बाकी निर्दलीय। अभी जो प्रेजेंट कैंडिडेट है वो 6th आए थे पिछली बार, और इन्होंने कहा लहर है, तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जो लहर थी, लहर कब होती है इलेक्शन में, जब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के नाखुश होकर लोग दूसरी गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली रघुवर दास की गवर्नमेंट से नाखुश थे, इसलिए हमारी लहर थी। तो इसका मतलब इन्होंने तो प्रूफ ही दे दिया कि रघुवर दास की गवर्नमेंट 0/0 सन्नाटा काम किया था। जल्दी बात पूरी करें, तौसीफ जी को भी कुछ कहना है। हाँ, बस बात यही है कि और जो बोल रहे हैं कि 43,000 जो वोट इन्होंने गिनाई, तो वो 43,000 वोट रघुवर दास सरकार के अगेंस्ट थी। तो आप उसको अगर जोड़ लें तो, और हम आंकड़ों में नहीं जाना चाहते यार, हम जीत रहे हैं, ये कॉन्फिडेंटली हम बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं, बट आंकड़ों का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से खेल करते हैं, परिणाम के साथ समाप्त हो जाता है। हाँ, एकदम। देखिए, वंशवाद की जो इन्होंने बात की और जो इन्होंने बताया, तो विजय राजे सिंधिया की 2 बेटियां, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, और उन्हीं के लड़के माधवराव सिंधिया और उनके लड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये लोग जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये शासन कर रहे हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे आप, ज़रा बताइए। रहा सवाल ये जो जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की बात, सोनिया गांधी की बात करते, तो उनका कंट्रीब्यूशन है। जवाहरलाल नेहरू जी 9 सालों तक जेल में रहे, जिस तरह से इस देश की आज़ादी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई जो वो संघर्ष किया, वो जेल में रहे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ उस वक्त हुआ करता था, उनके नेता कहाँ थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से 2004 में चुनाव लड़ा गया और जीत करके हमारी पार्टी आई, गठबंधन जीत करके आई, उन्होंने पीएम पद को उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा, उसे ठुकरा दिया। यह भी एक सेक्रीफाइस था। राजीव गांधी को जिस तरह से उनकी हत्या की गई, इंदिरा गांधी की जिस तरह से हत्या की गई, यह भी एक सेक्रीफाइस है। और राहुल गांधी जो इस देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो नफरत जो फैला रखा है, 4,000 किलोमीटर पैदल चले और पैदल चल करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नफरत फैलाया गया उसे मिटाने का काम किया और संविधान को बचाने का काम वो कर रहे हैं। तो ये सेक्रीफाइस है। तो ये सेक्रीफाइस कई और उदाहरण प्रतुल जी भी देने लगेंगे। नहीं है, इस वजह से ये लोग मैंने यही कहा करते हैं। देखिए, आप लोग काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोगों का अच्छा व्यक्तित्व है, आप लोग अच्छे वक्ता हैं, तभी आप लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं प्रतुल जी रुक जाए, आप लोग जब तक आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, एक दूसरे को गिनाते रहेंगे, दर्जनों उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है, जिसको जनता भी जानती। जो आप बता रहे माधवराव सिंधिया परिवार, वो जनता को भी पता है। जो प्रतुल जी नेहरू परिवार, गांधी परिवार बोलेंगे, वो जनता को भी पता है। मामला यह है कि परिणाम कहां से क्या निकल कर आता है, मामला यह है कि किसने क्या दिया देश को, और यह साबित नहीं किया जाता, ये जनता खुद निर्णय लेती है। देश में लहर अगर चलती है, जिस वक्त तो राजीव गांधी की भी लहर चली, देश में इंदिरा गांधी की भी लहर चली, देश में नरेंद्र मोदी की भी लहर चली। देश अपने हिसाब से तय करता है कि किसको चेहरा बनाना है, लेकिन चेहरा देश चुन लेता है
ये तय है। देखना है किस चेहरे पर इस बार दाव लगाते हैं आप लोग, किस चेहरे पर। भाजपा तो अपना चेहरा चुन चुकी है, एनडीए अपना चेहरा चुन चुकी है। वक्त हो गया है अतिथियों को धन्यवाद देने का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका, गले में तकलीफ थी फिर भी प्रतुल जी शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका प्रतुल जी। झामुमो से हमारे साथ अरविंदर सिंह देओल और बटर जी थे, बहुत धन्यवाद बटर जी। कई बार फंसते हुए नजर आते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद आप हमेशा कैमरे के सामने आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर एम तौसीफ साहब थे, बहुत धन्यवाद तौसीफ जी आपका। महत्वपूर्ण वक्त है तौसीफ जी का, चुनाव का समय है, कई जगह की मूवमेंट होती है, उसके बावजूद भी वक्त निकालना दर्शकों के लिए, दर्शकों तक अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाना एक अलग मादा है, एक अलग मुद्दा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का जो कार्यक्रम देख रहे थे। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, खबरें चलती रहेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।